अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा आई थिंक डे 6 है। आज हमारा डे 6 है। ओके। और लास्ट क्लास में हमने लूप्स पढ़े थे। लूप्स क्या होते हैं? आज जो हमारी डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर से पहले हम यहाँ पर पहले हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। पॉइंटर, हम इसको पॉइंटर वेरिएबल्स कह लेते हैं। पॉइंटर वेरिएबल्स। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो सबसे पहले हम पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एरेज क्या होती हैं और एरेज और पॉइंटर का आपस के अंदर रिलेशन क्या है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन होने वाली है। सबसे पहले पॉइंटर्स होते क्या हैं? ओके। यस, सबसे पहले पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स आर द वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है? जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका क्या मतलब है? जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10। ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब जैसे मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो होता ही है कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसको हम रैम कहते हैं, रैम, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है रैम, उसके अंदर इस ए को छोटी सी जगह मिल जाती है। एक जगह मतलब एक बॉक्स बन जाता है मेमोरी में, एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है किसी एक जगह पर, जहां पे ये वाला ए पड़ा होता है। ठीक है, जहां पे इस ए को जगह मिलती है वहां पे एक बॉक्स बन जाता है और ए जोन से वहां पर पड़ा होता है। इस जस्ट लाइक के आप किसी कंट्री में रहते हैं तो आपके पास एक घर होता है जहां पे आप रहते हैं। ठीक है, इसी तरह जब भी हम कोई अपना वेरिएबल बनाते हैं या कोई भी चीज प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको कंप्यूटर की रैम के अंदर, कंप्यूटर की रैम में, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको एक जगह मिल जाती है छोटी सी। ठीक है, और उस जगह का कोई ना कोई एड्रेस होता है। इसको आप सिंपली कह लें कि हम लोग एक घर में रहते हैं, जो हमारा कंट्री है वो हमारी रैम है, और हमारे पास जो घर है वो जगह है जहां पे ये ए पड़ा हुआ है, और हमारे घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, इसी तरह इस ए को भी एक एड्रेस मिल जाता है। एड्रेस का पर्पस क्या होता है? एड्रेस का पर्पस ये होता है कि आप घर तक आसानी से पहुंच सकें, किसी को बताना हो, किसी को कोई रेफरेंस देना हो, यही मकसद होता है ना एड्रेस का। तो ये जो ए होता है ना, इसको एक रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर एड्रेस मिल जाता है स्पेशल, जहां पे इस ए की वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, ओके। अब मैं अगर एक और वेरिएबल यहां पे बनाता हूं इंट b, इज इक्वल टू 20, और इस b को भी उसी रैम के अंदर एक और जगह मिल जाएगी, एक और एड्रेस मिल जाएगा इसको रैम के अंदर। इसको किसी और जगह पे रहने का मौका मिलेगा, ये वहां पे रहना शुरू हो जाएगा, ये वाला बी जोन से। ठीक है, इसको भी कोई ना कोई इसको एड्रेस मिल जाएगा। ये हमारे पास जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इस तरह उसको रैम के अंदर जगह मिल जाती है और उसको एक एड्रेस मिल जाता है जहां पे वो रहता है। अब जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नॉर्मली हम अपने डाटा को, अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। ठीक है, लेकिन जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर वेरिएबल होता है, ये कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इंट c बनाता हूं,
ठीक है, इसको मैं अभी कोई वैल्यू नहीं दे रहा, अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। वैल्यू सी बनाता हूं, तो नॉर्मली क्या होता है, मैं सी को कोई ना कोई वैल्यू साइन कर दूंगा, लाइक मैं 9 लिख देता हूं, तो ये मेरे पास सिंपल वेरिएबल है। लेकिन अगर ये सी जोन से है वो ए का एड्रेस स्टोर करे, अगर ये सी ए का एड्रेस स्टोर करे तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये पॉइंटर वेरिएबल होगा। सी क्या होगा हमारे पास, पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर का क्या मतलब, पॉइंट मतलब होता है किसी की तरफ मतलब इशारा करना, पॉइंट करना। तो सी जोन से आई ये पॉइंटर वेरिएबल तब कहलाएगा जब ये किसी दूसरे वेरिएबल का ए का या बी का एड्रेस स्टोर करे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, ओके पॉइंटर उस वेरिएबल को कहते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस क्या होता है, एक खास कह लें कि एड्रेस जो कि उसको मेमोरी के अंदर, एक उस जगह का एड्रेस जो कि किसी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर रैम के अंदर अलॉट किया जाता है, उसको हम एड्रेस कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए पॉइंटर वेरिएबल में और एक नॉर्मल वेरिएबल में, ऐसे ही है। तो जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर करने का तरीका ही होता है कि हम स्टार यूज करते हैं या स्टैटिक, अपने वेरिएबल के नाम से पहले स्टार ये स्टैटिक लगा देते हैं, स्टार या स्टैटिक कुछ भी कह लें। स्टैटिक इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास ये जो स्टार है स्टैटिक है, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब यहाँ पे ए हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, बी भी नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन सी भी हमारा यहाँ पे अभी तक नॉर्मल वेरिएबल है। अगर सी से पहले यहाँ पे मैं एक स्टैटिक लगा देता हूं, ये मैंने स्टार लगा दिया। अब सी जोन से है, ये मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है, सी मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है। यहां पे लिखता हूं सी इज इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखें सी के नीचे एक छोटी सी लाइन बनी आ रही है, रेड लाइन, ऐसे क्या, अगर मैं इसको जूम करूं तो देखें सी के नीचे रेड लाइन बनी आ रही है, जबकि नहीं आनी चाहिए नॉर्मल अगर वेरिएबल हो। तो अगर मैं इसी को बी को अगर मैं यहां पे यूज करता हूं, देखें मैं यहां पे लिखता हूं बी इज इक्वल टू लेट्स से 18, हम यहां पे अपना हैश इंक्लूड वगैरह लिखेंगे तो उस टाइम होगा। नॉर्मली आप देखें कि हमारे पास यहां पे एक, इसको मैं 20 कर देता हूं, एरर आ रहा है, वो इसलिए कि सी जोन है वो नॉर्मल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, स्टार हमारे पास यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए, एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब जिस वेरिएबल के पीछे ये स्टार लगा होगा उसका मतलब यह है कि वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। अच्छा, स्टार को हम क्या देते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर, स्टार को हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूं अभी डिटेल के डी रेफरेंस ऑपरेटर इसको क्यों कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यह है कि अगर तो मैं कहता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और वेरिएबल बनाता हूं डी, और इसको मैं इक्वल कर देता हूं ए के। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने इंट डी इज इक्वल टू ए किया है, तो क्या डी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर होगा, नहीं, डी के अंदर तो ए की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये जो 10 है ये डी के अंदर आ जाएगा, ऐसे क्या। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं ए की वैल्यू की बजाय मैं ए के एड्रेस को पॉइंट करूं। ठीक है, अगर मैं डी इज इक्वल टू ए करता हूं तो मेरे पास
ए की वैल्यू डी के अंदर आ जाएगी, जबकि मुझे ए का एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज होता है वो ये एंड है। आई थिंक इसका पहले जिक्र हो चुका है या नहीं हुआ। हमारे पास ये एंड है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले रेफरेंस ऑपरेटर पढ़ाया है, अभी मुझे याद नहीं, हमने किसी क्लास में पढ़ा। ओके, एंड को हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। यहां पर इसको इजी वर्डिंग में याद रखने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब याद रखने के लिए आपको याद रहेगा एड्रेस ऑफ। अगर मैं करता हूं डी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब यह है कि डी के अंदर ए की वैल्यू आ जाए। और अगर मैं डी इज इक्वल टू एंड ए करता हूं तो इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए जो है वो डी के अंदर आ जाए। ठीक है, इसको मैं यहां पे अरेज करता हूं और मैं करता हूं इंट सी इज इक्वल टू एंड ऑफ ए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास काम करता है। ठीक है, इंट सी और उसके पीछे स्टार लगा हुआ है, स्टैटिक लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि सी जोन से वो एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करने वाला है। और इसके बाद मैंने क्या किया, एंड ए का यूज किया। यहां पे एड्रेस ऑफ ए, यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर मैंने यूज किया। ये क्या करता है, ये ए के एड्रेस को कॉल करेगा और उसको सी के अंदर स्टोर करवा देगा। तो ये हमारे पास तरीकाकार होता है डिक्लेयर करने का और डिफाइन करने का। डिक्लेयर का मतलब होता है कि आप जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई उसको वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। ठीक है, और डिफाइन का मतलब ये होता है कि आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कोई उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अब मैं यहां पे लिखता हूं, ये स्टार बने आ रहे हैं, मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए थे। यस, डी रेफरेंस ऑपरेटर और ये रेफरेंस ऑपरेटर। अब ये रेफरेंस ऑपरेटर क्या है, ये क्या करता है, गिव्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। अब यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, मैंने कहा है कि ये जो एंड है ये रेफरेंस ऑपरेटर है और ये जो स्टैटिक है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। अगर ये एंड जोन है किसी वेरिएबल का एड्रेस दे रहा है तो ये स्टैटिक क्या करेगा, किसी वेरिएबल की वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब ये रेफरेंस ऑपरेटर है और ये मुझे एक वेरिएबल का एड्रेस दे रहा है, तो ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। तो ये मुझे क्या करेगा, किसी वेरिएबल की वैल्यू देगा। मतलब मैंने सी लिखा है, अगर मैं सी को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास एड्रेस स्टोर होगा, लेकिन अगर इसी सी को मैं स्टार के साथ डिस्प्ले करवाऊंगा तो मेरे पास ए का एड्रेस नहीं आएगा, मेरे पास ए की वैल्यू आएगी। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोगों को और भी क्लियर होगा। पॉइंटर जोन से हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे को मैं 1 मिनट के लिए रेज करता हूं और यहां पर हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। आईओस्ट्रीम ओके, यहां तक सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को कोई इतराज नहीं है। ओके, मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, इंट ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और यहां पे मैं इंट, ये हमारा जो स्टैटिक है और इसके साथ में यहां पे सी इज इक्वल टू, अब हम यहां पे रेफरेंस ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। कहां पे गया, ये रहा, एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये भी हमने देखा है कि हमारे पास पॉइंटर को डिक्लेयर और डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हम स्टैटिक यूज करते हैं और उसके बाद हम एड्रेस ऑफ ए मतलब रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं और साथ हमें जो भी वेरिएबल होता है जिसका एड्रेस हमें स्टोर करना है हम उस वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, यहां तक। अब मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट और मैं यहां पे लिखता हूं दी एड्रेस ऑफ ए इज, मैं यहां पे एक स्पेस दे देता हूं और यहां पे हम एंड ए लिखते हैं, एंडल
ये ज़्यादा छोटा तो नहीं है, बताइएगा अगर इसको जूम इन कर दूँ। आई थिंक कितना ठीक है। ओके, इसको हम रन करते हैं। लास्ट पे मैं अपना रिटर्न 0 लिख देता हूँ, वरना ये मुझे वार्निंग देगा। रिटर्न 0, इसको रन करते हैं। क्लियर कर देता हूँ, क्लियर एंड यस। अब मैंने अपना कोड रन किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके बाद ये वो एड्रेस है जो कि ए को दिया गया था मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। मतलब ए को जो रहाइश गाह मिली है रैम के अंदर, उस रहाइश गाह का जो एड्रेस था वो ये है 0x7FFCC जो भी है, ये एड्रेस है रैम के अंदर जो कि ए को अलॉट किया गया, ए को असाइन किया गया। अब मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं और मैंने सेम एज इट इज पेस्ट किया, और यहां पे ए की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं सी। मैंने ए की जगह यहां पे सी लिख दिया है, और अब अगेन इसको रन करते हैं। तो ये देखिएगा, क्या ये दोनों आंसर सेम नहीं आए? सी के अंदर हमने क्या स्टोर किया था? ए का एड्रेस। अब हमने ए के एड्रेस को इंडिविजुअली भी कॉल कर लिया, और हमने सी को अगर प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये देखिए ए का एड्रेस आया, ये दोनों सेम है, सी की भी वही वैल्यू है और ए का एड्रेस भी वही है। तो यहां से शायद ये कहना चाहता है कि पॉइंटर वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। एड्रेस क्या होता है? एक वेरिएबल जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर उसको एक जगह मिलती है, और उस जगह का जो नाम है वो उसका एड्रेस होता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक हमारे घर है और हमारे घर का एक एड्रेस है। थोड़ा सा नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हमने कहा था कि ये हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर है। अब अगर मैं यहां पे इसको प्रिंट करवाता हूं वैल्यू को, मैं यहां पे लिखता हूं द एड्रेस की बजाय मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज। इसको रन करते हैं तो मेरे पास यहां पे ए की वैल्यू आ गई 10 जी, कोई मसला नहीं आता। और अगर मैं इसको यहां पे प्रिंट करवाता हूं सी को, यहां पे मैं लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज। पहले मैंने ए लिखा था, यहां पे मैंने सी लिखा है। इसको रन करते हैं तो सी जोन से जब मैंने उसको प्रिंट करवाया तो मेरे पास ए का एड्रेस आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ए की वैल्यू कॉल करूं बाय यूजिंग सी। क्योंकि सी के अंदर ए का एड्रेस मौजूद है तो ए को, सी को पता होना चाहिए ना कि ए के जो जगह है वहां पे एक्चुअल में क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस पता है। ठीक है, तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वहां पे रहता कौन है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास स्टैटिक यूज होता है एज ए डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर मैं यहां पे सी के पीछे स्टैटिक लगा देता हूं, इसको मैं सेव करता हूं एंड इसको रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। द वैल्यू ऑफ ए कॉलिंग बाय सी, कुछ भी लिख दिया मैंने जो मेरी समझ में आ रहा है। इसको मैं 1 मिनट के लिए क्लियर करता हूं और अब इसको रन करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास, मैं जब डायरेक्ट ए को कॉल किया तो मेरे पास उसकी वैल्यू 10 आ रही है, और जब मैंने उसको सी को स्टार के साथ स्टैटिक के साथ कॉल किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहां पे जो हमारे पास अभी हमने देखा है कि पॉइंटर वेरिएबल, और यहां पे हमारे पास होता है पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? किसी दूसरे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है।
पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, वो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब अब हमने सी जो है वो एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन सी का अपना भी तो कोई एड्रेस होगा ना, सी को खुद भी तो कोई एड्रेस मिला होगा ना। तो अगर मैं यहां पे इंट डी बनाता हूं, इसको क्या हो गया, इंट डी, ठीक है, और मैं चाहता हूं डी के अंदर मैंने सी का एड्रेस स्टोर करूं। सी ऑलरेडी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसके लिए मैं यहां पे डबल स्टैटिक लगा दूंगा। यह मेरा बन गया पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। पहले हमारा सिंपल पॉइंटर था, अब ये पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो इसको मैं बाकी सेम एज इट इज रेफरेंस ऑपरेटर और साथ में यहां पे सी लिख दूंगा, और यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एक बात है वो ये है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं स्टार सी इज इक्वल टू, हमारे पास इसको 5 करते हैं, और यहां पे मैं सी आउट करवाता हूं ए को हैंडल। इसको 1 मिनट के लिए हम कमेंट कर देते हैं और इसको हम रन करते हैं। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा भी क्या हुआ है? ये सब कुछ आपके सामने है। इसको मैं क्लियर करके अगेन रन करता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं थोड़ा सा साफ सुथरा करके, द वैल्यू ऑफ ए इज, इस बी को हम रिमूव कर देते क्योंकि अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। ये क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, जबकि हमने ऊपर ए की वैल्यू 10 दी थी। ए की वैल्यू हमने पहले 10 असाइन की थी, और उसके बाद मैंने सी को चेंज किया है, सी की वैल्यू को चेंज किया है। तो सी की वैल्यू चेंज करने से ए की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। तो शायर के शेर में कहना ये है कि अगर हम रेफरेंस वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दें तो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दें तो क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। एक्चुअल वेरिएबल का मतलब ये है कि जो पॉइंटर है वो जिसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। ऊपर मैंने ए को, यहाँ पे मैं ए को ऊपर एक दफा प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अब इसको रन करते हैं। ये देखें वैल्यू पहले कितनी थी, ए की 10 थी, और फिर मैंने क्या किया, सी को चेंज किया, मैंने स्टार लगाया वैल्यू एट सी, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर, और सी मैंने यहां पे लिखा वैल्यू एट सी इज इक्वल टू 5। मैंने सी को चेंज किया है, लेकिन सी को चेंज करने से मेरा यहाँ पे ए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ए की वैल्यू 5 हो चुकी है 10 से, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था कि पॉइंटर वेरिएबल और वेरिएबल हमारे पास किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एरे की तरफ। एरे हमारी तरफ आ रहा है, हम एरे की तरफ जा रहे हैं। एरे की तरफ मूव ऑन करते हैं। एरे क्या होती है, अच्छा छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं पहले तो हमने जितनी भी, ये देखिएगा जितने हमने अब तक वेरिएबल बनाया उनमें हमने अब तक सिर्फ ए की वैल्यू स्टोर की है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20,
यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग बनाया तो उसके लिए हमने एक नाम सेव स्टोर कर लिया उसके अंदर। अब मेरे पास एक क्लास का डाटा है, क्लास के मार्क्स हैं और मैं उनको 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको स्टोर करवाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स से कि स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट है, उसके मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 187 है। यहां पे मैं इंट लिख देता हूं, इसको नहीं, यहां पे ऐसे, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 87, इंट बी इज इक्वल टू 67, ठीक है। इंट सी, ऐसे ही आप लिखते जाएं बस, सी डी एफ जी एच डी, आपकी ए बी सी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आप शुरू हो जाएंगे A1 B1, फिर A2 B2 की बारी आ जाएगी, ऐसे क्या। तो ये कुछ मुश्किल नहीं हो गया, हमारे लिए परेशानी नहीं होगी कि इतनी ज्यादा वेरिएबल्स हो गए, इतनी ज्यादा हमारी मेमोरी यूज हुई और उतना ही क्या नाम है हमारे जो सीपीयू है उसकी पावर लगेगी। तो ये कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। तो रेदर देन कि हम 30 वेरिएबल बनाए, हम 30 वेरिएबल की जगह एक एरे बना लेते हैं। हम 30 वेरिएबल की जगह एक एरे बना देते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, हम 30 वेरिएबल्स का डाटा एक एरे में स्टोर करवा देते हैं। अब 30 का मतलब ये, यहां पे ये नहीं है कि 30 ही होते हैं, आप बेशक 100 बना लो, 200 बना लो, जितना आपका दिल करता है आप उतने बना लें। ये जस्ट मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझाया, तो उसको मैंने यहां पे लिखा है कि रेदर देन क्रिएटिंग 30 और 100 और 200 वेरिएबल्स, वी कैन सेव आवर वैल्यूज और डाटा इन वन एरे, ठीक है। तो एरे का हमारे पास पर्पस क्या हुआ, एरे का पर्पस ये है टू स्टोर वैल्यूज, टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे जो एक की पॉइंट है वो ये है कि एरे जो सा हमेशा एक टाइप का डाटा स्टोर करता है। मतलब क्या है, मतलब जैसे हमने इंट सी इज इक्वल टू 5 किया था, इसी तरह अगर मैं एरे बनाता हूं इंट सी नाम की, तो उसके अंदर सिर्फ मैं इंटीजर ही स्टोर करवा सकता, मैं उसके अंदर अपना नाम नहीं लिख सकता, स्ट्रिंग नहीं स्टोर करवा सकता। एरे स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास देग है, देग के अंदर आप लोगों ने चावल डाले हुए हैं, तो इस तरह तो नहीं होगा आप उसी के अंदर सालन भी डाल दें, उसी के अंदर पानी भी डाल दें, उसी के अंदर बाकी चीजें डाल दें। एरे को मैं कहता होता हूं कि जो वेरिएबल्स है ना वो आपके घर के छोटे बर्तन है, और जो एरे है ना वो देग है आपकी जो शादियों में यूज होती है। बड़ा ज्यादा डाटा इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं, ये डिफरेंस है बस एरे का और नॉर्मल वेरिएबल का, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एरे के अंदर ज्यादा स्टोर हो जाता है डाटा और नॉर्मल वेरिएबल के अंदर डाटा कम स्टोर होता है। और अगर इसकी आप टिपिकल डेफिनेशंस पर जाएं तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स, ठीक है, इस तरह का इसको कहते होते हैं, एक बड़ा कंटेनर इसको मैं कह देता हूं। अब हम देखते हैं कि हमने अपने एरे को, अपनी एरे को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं। हमने कहा कि वेरिएबल के अंदर तो हमें पता है कि हमने उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, एक वैल्यू हमने स्टोर करवा ली। लेकिन जब हम एरे बनाएंगे उसके अंदर हम कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, अब हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। वेरिएबल के, नॉर्मल वेरिएबल के अंदर तो अंडरस्टूड है कि हमने एक ही करवानी है, लेकिन जब हम एरे बनाएंगे तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम इस एरे के अंदर कितना डाटा स्टोर करने वाले हैं। तो हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इस एरे के अंदर कितना डाटा स्टोर करवाने वाले हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है, सिंपल जो हम वेरिएबल बनाते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं इंट डाटा टाइप, लिखी मैंने अपनी एरे की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और यहां पे मैं अपनी एरे का नाम लिख देता हूं, लेट्स से मैं ARR1 लिख देता हूं, इंट ARR1। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस एरे के अंदर मैं कितना डाटा स्टोर करवाने वाला हूं। मैं यहां पे ब्रैकेट लगाता हूं एंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं 12। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और उसके अंदर मैंने 12 लिखा। इट मींस कि अब जो मैं एरे बनाई है ARR1, इसके अंदर मैक्सिमम 12 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 12 वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। और यहां मैं इक्वल लगाता हूं, इक्वल के बाद हमने ये इसको क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसिस, दरमियानी ब्रैकेट। इसके अंदर हमने अपना डाटा लिखना है सेपरेटेड बाय कोमास, मतलब मैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये डबल कोमा आ गया, यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं,
और अगेन 0। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने यहाँ पे 10 वैल्यूज के लिए इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 से 11 करूंगा और यहाँ पे मेरे पास 10 है तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर दिया कि एरे के अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवानी है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करवा दी। तो ये हमारे पास सिंटैक्स होता है एरे को डिक्लेयर करने का। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं इंट ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे हम 5 लिख लेते हैं इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस 1 2 3 4 एंड 5। इसको मैंने सेव किया और यहां पे हमने इसको क्लोज कर लिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएबल नहीं, एक एरे हमारे पास बन चुकी है। अगेन एरे का पर्पस क्या है? एक से ज्यादा सिमिलर वैल्यूज को स्टोर करवाना, ठीक है। एरे स्टोर हो चुकी है। अब एरे को डिस्प्ले कैसे करवाना है? एरे को डिस्प्ले कैसे करवाना है? मैं यहां पे लिखता हूं cout ARR1 ब्रैकेट के अंदर 0 लिखता हूं और यहां पे हम एक एंडल लगा देते हैं ऊपर से। जो हमारा पुराना कोड है उसको मैं कमेंट कर देता हूं। यस, इसको हम रन करते हैं। ये मेरे पास यहां पे 1 आउटपुट आई है। C++ के अंदर हम अपनी एरे को एक साथ डिस्प्ले नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे ARR1 लिखता हूं और इसको रन करता हूं तो ये देखें मेरे पास ये कुछ और ही आ चुका है। ये एक्चुअल में ये क्या चीज है ये भी मैं आप लोगों को, ये हम कल के लेक्चर में आई थिंक पढ़ेंगे, बल्कि शायद आज ही। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वैल्यू क्या आई है, ठीक है। लेकिन बात यहां पे बताने का मकसद ये है कि अगर मैंने ARR1 को यहां पे डिस्प्ले करवाया है तो हमारे पुराने लॉजिक्स के मुताबिक तो ये पूरी एरे हमारी यहां पे डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन ये यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं? उसके लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। इंडेक्सिंग का तरीका क्या है कि आप अपने वेरिएबल का या अपनी एरे का नाम लिखें और उसके बाद वहां पे आप नंबर लिखें, इंडेक्स लिखें। इंडेक्स जस्ट लाइक आपकी बुक है, बुक के अंदर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। शुरू के अंदर एक फहरिस्त बनी होती है जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई है कि चैप्टर 1 जो है वो किस नंबर पर है, किस पेज नंबर पर है, चैप्टर 2 किस पेज नंबर पर है एंड चैप्टर 3 किस पेज नंबर पर है। ये आपकी डिटेल लिखी होती है। इसी तरह ये जो वैल्यूज है 1 से लेके 5 तक, इनको भी एक फहरिस्त दे दी गई है। 1 जो है वो पेज नंबर 0 पर है, ये 1 पर है, 2 पर है, 3 पर, 4 पर है और 5 पर। अगर मैं 0 लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। इसको मैं रन करवाता हूं, अपने टर्मिनल को क्लियर कर देता हूं। इसको मैंने सेव नहीं किया, अपनी फाइल को सेव करते हैं और अब इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह इसको हम 5 तक करवा लेते हैं। जीरो 1 2 3 4 हैंडल। और ये मेरे पास यहां से 1 से लेके 5 तक हमारी कंप्लीट एरे जो सी है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी एरे को डिस्प्ले करवाते हैं। ये तो मैंने आपको डिक्लेरेशन का एक तरीका बता दिया और डिस्प्ले करने का एक तरीका बता दिया। अब हम एरे को डिक्लेयर करने का एक और तरीका देखते हैं। मैं यहां पे एक और एरे बना लेता हूं, इंट ARR2। यहां पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट के अंदर मैं यहां पे अगेन 5 लिख देता हूं और यहां पे मैं कॉलन लगा देता हूं। अभी मैंने क्या किया, इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। अब मैं यहां पे लिखता हूं ARR2, यहां पे मैंने 2 लिखा
2 के बाद मैं यहाँ पे अपना इंडेक्स लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं 0 और इज इक्वल टू 6। ये वाला कोड मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, ARR 0 इज इक्वल टू 6। अब होगा क्या कि जो ARR एरे हमारी 2 है, इसका जो 0 इंडेक्स है वहां पे 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाऊं एरे 2 और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं और यहाँ पे एक एंडल लगा देते हैं और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 6 आंसर लिखा आ रहा है 6, ठीक है। तो हम अपनी एरे को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और सेम एज इट इज इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं और 0 की जगह 1 लिख देता हूं और 6 की जगह मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूं। तो इस तरह से हम ऑल 5 वैल्यूज को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कंप्लीट अपनी जो एरे है उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने 2 तरीके देख लिए इसको डिक्लेयर करने के, डिफाइन करने के और डिक्लेयर करने के भी, और उसके बाद हमने डिस्प्ले करने का देख लिया। नेक्स्ट हम, अगर मेरे पास 5 है, एरे के अंदर वैल्यूज 5 हैं, उसको मैंने डिस्प्ले करवाया 5 लाइनों में मैंने करवा दिया। अगर यहां पे मेरे पास 100 वैल्यूज हो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी, तो मुझे ये सेम लाइन 100 दफा लिखनी पड़ेगी और 0 से लेकर 99 तक मुझे गिनती लिखनी पड़ेगी। ये तो कोई अच्छा तरीका कार नहीं है, ज्यादती हो जाएगी हमारे साथ जब हमें इतना काम करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हमें रेपिटेशन करनी हो, एक ही काम बार बार करना हो, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। अब आगे लूप्स यूज होने हैं, सिर्फ और सिर्फ लूप ही यूज होना है। अब हम डिस्प्ले करवाते हैं एक दूसरे तरीके के साथ अपनी एरे को। मैं यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेइंग द होल एरे बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ब्रैकेट में, कल वाला अगर आप लोगों को लेक्चर याद हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं इंट i इज इक्वल टू 0, मैंने यहां पे इनिशियलाइजेशन कर दी। और याद रखिए इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफा कंपाइल होती है, इसको एक दफा सिर्फ एग्जीक्यूट होती है, इसको जो हमारा कंपाइलर है सिर्फ एक दफा रीड करता है। मैंने लिखा इंट i इज इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं लिखता हूं i जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू, हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ पे एरे की लेंथ है 5, तो मैं यहां पे लिखता हूं स्मॉलर देन इक्वल टू 5। अब यहां पे कुछ हमारा मसला नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और अगर 5 वैल्यूज हैं तो वो 0 से 4 तक जाएगा। अगर आप 0 को भी इंक्लूड करें 0 1 2 3 4 5, तो अगर आप अपनी उंगलियों पर गिने तो आपके पास 5 बनते हैं 0 को इंक्लूड करके। अगर मैं इसको 5 करता हूं तो यहाँ पे वो 0 से लेकर 5 तक जाएगा, तो एक्चुअल में ये 6 वैल्यूज हो जाएंगी 0 को काउंट करके। तो हमारी जो एरे है उसकी लेंथ 5 है जबकि हम 6 कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे 5 की जगह 4 देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इटरेट कर देता हूँ i प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवाना है। पहले हमने क्या किया था, इंडेक्स के अंदर 0 लिखा था, फिर 1 लिखा था, 2 लिखा था। अब मुझे अपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखनी है जो कि बार बार चेंज हो, मतलब उसकी वैल्यू 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 4 5 हो जाए, ऐसे ही है। तो उसके लिए हमने ये i देखा है कि i 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं cout द एरे इज स्पेस अगेन। यहां पे मैं अपनी एरे का नाम लिखा, ब्रैकेट के अंदर मैंने i लिख दिया, मैंने एरे का नाम लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर i लिख दिया और यहां पे मैं एक एंडल लगा देता हूं। अब होगा क्या, i की वैल्यू कितनी है 0, i की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी और i जोन सा ARR हमारी एरे के अंदर आ जाएगा और 0 पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है। उसके बाद i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी
पहले हमारे पास आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ARR 1 इंटू 1, तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अगेन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये जो हमारे पास है इसके अंदर आई के अंदर भी 3 आ जाएगा, तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पर हमारी वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करते हैं। ये देखें, द एरे इज 1 2 3 4 5। एरे की जगह मैं इसको सारे को रिमूव कर देता हूं, और इस एंडल की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है हमें। यस, मैं यहां पे कोमा लगा दिया। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 तक हमारे पास प्रिंट हो चुकी है। अच्छा, ये सबको समझ आ गई है कि हमने कैसे ही हमारे पास ये वाला कोड रन किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या रिपीट करना है तो वो पूछ ले। तो इस तरह से हम अपनी एरे को डिस्प्ले करवाते हैं, रेदर देन कि हम उनको बारी बारी सारा यहाँ पे लिखें। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हम मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक, वो ये है पॉइंटर्स विद एरे। पॉइंटर्स और एरे का क्या रिलेशन है? पॉइंटर्स और एरे का क्या रिलेशन है? मैंने यहां पे अपना पॉइंटर बनाया, इंट पॉइंटर कह रहा हूं, सॉरी, मैंने यहां पे अपना एक एरे बनाई है और इसके अंदर मैं 5 लिख देता हूं और इज इक्वल टू, इसी को मैं कॉपी करता हूं सारी को, इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहां पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, अब ठीक है। ये सिंपल मैंने यहां पे अपनी एरे जो है वो मैंने डिक्लेयर और डिफाइन कर लिया। यहां पे मैं लिखता हूं cout ARR1 एंडल, इसको रन करता हूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की आउटपुट आई है। कुछ इस तरह की आउटपुट हमारे पास कब आई थी? जब हमने ए का एड्रेस डिस्प्ले करवाया था और यहां फिर हमने जब सी को डिस्प्ले करवाया था। तो ये जो फॉर्मेट है, ये तो एड्रेस क्या है? ये तो फॉर्मेट एड्रेस क्या है जो के किसी वेरिएबल को या किसी एरे को जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको साइन किया जाता है। तो क्या ये एरे का एड्रेस है या किस चीज का एड्रेस है? तो याद रखिएगा, जो हमारे पास क्या कहते हैं एरेज होती हैं, उनका जो नाम होता है ना ARR1, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? इस नेम के अंदर जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है, यहां पर आप कह लें जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है उसका एड्रेस स्टोर होता है। मतलब अब ये 1 है, ये 1 हमारी रैम के अंदर इसको कोई जगह मिली है ना जहां पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस 1 का जो एड्रेस है वो ARR1 के अंदर स्टोर है, इस नेम के अंदर स्टोर है। अगेन, जो एरे का नेम होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? वो एक कह लें कि ऑटोमेटिकली पॉइंटर होता है। हमें इसको पॉइंटर कहने की जरूरत नहीं है, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें असाइनमेंट, हमें क्या कहते हैं वो स्टैटिक यूज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ये जो नाम है ना, ये हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो है ना, जो 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, उसका एड्रेस स्टोर करता है ARR1, ठीक है? तो जब मैंने यहां पे ARR1 को डिस्प्ले करवाया तो उसने मुझे ये एड्रेस दे दिया। अब ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस इस 1 का है। ये एड्रेस इस 1 का एड्रेस है जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ है। अब मैं यहां पे करता हूं cout ARR1 प्लस प्लस और यहां पे एक एंडर लगा देते हैं।
ओके, इस तरह से हमें एरर आ रहा है। हम इसको यहाँ से कट करके बाय लिख देते हैं और यहाँ पे ARR1 लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा सेमीकोलन। ओके, अब ये ठीक हो चुका है। अभी भी हमारे पास इसका एरर आ रहा है, लेट मी चेक। ओके, इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से int p is equal to ARR1 प्लस प्लस यस, और यहाँ पे मैं p को लिख देता हूँ। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। एरर हमारे पास आ रहा है int p is equal to ARR1 invalid conversion from int to int। ये हमारे पास p है, इसको ऐसे करना है हमने। यस, ये p हमने वो स्टोर कर रहा था, इसको हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाना था। अब इसको हम रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अगेन ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जो एरे का नेम था उसको डिस्प्ले करवाया और उसके बाद मैंने क्या किया, उसी चीज को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के बाद मैंने पॉइंटर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया और हमारे पास ये सेम एड्रेस आ चुका है। अब p के अंदर हमारे जो एड्रेस है वो 1 का स्टोर है। p के अंदर एड्रेस 1 का स्टोर है। अब मैं यहां पे करता हूं p प्लस प्लस cout p एंड l। अब क्या होगा, p के अंदर 1 का एड्रेस स्टोर था, p के अंदर मैंने एक को ऐड कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, तो p क्या करेगा, ये 1 से जंप हो गया 2 पे आ जाएगा। पहले p के अंदर 1 का एड्रेस स्टोर था, लेकिन प्लस प्लस करने के बाद p जोन से वो नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव कर जाएगा और अब इस p के अंदर सेकंड ब्लॉक का यहाँ पे 2 का एड्रेस स्टोर है। मैं यहाँ पे कमेंट से ऐड कर देता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं दिस p स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, मतलब ये एक ब्लॉक है ना, यहाँ फर्स्ट ब्लॉक की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूं फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे। ये हमारा सिंपल p है, इसको हमने ARR1 जो हमारी एरे है उसके इक्वल किया। और मैंने आप लोगों को बताया कि एरे का जो नेम है वो क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करता है, और फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस मैंने p को असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने p को प्लस प्लस किया। p को प्लस प्लस करने के बाद ये वाला जो हमारे पास p है, दिस p, नाउ दिस p stores the address of second index। अब ये p जोन से हमारे पास सेकंड इंडेक्स का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर रहा है। इसको रन करते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास ये ARR1 ये आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, और इसके बाद p जोन से वो उसका एड्रेस आ रहा है जो कि दोनों सेम है, और उसके बाद मैंने p प्लस प्लस किया तो p प्लस प्लस के अंदर अब इस 2 का एड्रेस स्टोर है। तो ये देखिए लास्ट पे हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है, पीछे से सारा सेम है, और उसके बाद 174 आ चुका है। अब आप में से कोई बताएगा कि 174 ही क्यों आया है? ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये 174 क्यों आया? जल्दी से आंसर कीजिएगा, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। ये पहले 0170 था, अब ये 0174 है, पीछे सारा सेम है, अब ये 174 आ चुका है। What is this behavior? 174 4 बाइट्स होती हैं, यस।
जो हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होता है वो 4 बाइट नहीं होती, बिट्स होती हैं, बिट ही होते हैं ना, वो स्टोर करता है, मतलब उतनी जगह लेता है, 4 बाइट्स की जगह लेता है। एक मिनट मुझे कंफर्म करने दे, बाइट होता है या बिट होता है? बिट्स होते हैं, यस। ओके, जो 4 बिट्स हैं, एक इंटीजर वेरिएबल 4 बिट्स स्टोर करता है। तो ये जो 4 बिट्स हैं 70 से लेकर 73 तक, ये हमारे पास साइन हो चुके हैं 1 को, और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 हैं वो इस 2 को चले गए हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये 74 आ रहा है। अब अगेन मैं यहां पे p++ करवा देता हूं, और अब ये वाला जो p है वो हमारे पास 3rd का एड्रेस स्टोर कर रहा है। कॉपी एंड पेस्ट, सेकंड के बजाय अब यहां पे ये 3rd का इंडेक्स स्टोर कर रहा है। अब ये वाला जो p है मैंने अगेन ++ किया, तो ये p जोन से है वो जंप करके 1 से 2 पर आ चुका था, और उसके बाद 2 से 3 पर जंप करके आ चुका है। और अगेन इसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं, एंड पेस्ट, इसको मैं रन करता हूं। ओके, ये 50, 50, 54 एंड 58 ये हमारे पास एड्रेस हो चुका है नेक्स्ट वेरिएबल का। तो ये हमारे पास रिलेशन था एरेज का पॉइंटर्स के साथ। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द नेम ऑफ द एरे स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स या 0 इंडेक्स ऑफ द एरे, ठीक है। एंड इंक्रीमेंट इन द पॉइंटर वेरिएबल, जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट क्या करेगा, जो एड्रेस है उसके अंदर स्टोर, उसको चेंज कर देगा सेकंड इंडेक्स के एड्रेस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ तरीका कर दिया। अगर मैं यहां पर लिखता हूं cout *p एंड l, अब इस p के अंदर हमारा कौन सा स्टोर है, ये हमारा हो गया 0 इंडेक्स, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 हमारा 0 1 2 3 है। तो हमारे पास ये जो एड्रेस है वो 3 का है, और यहाँ पे हमने डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है, एंड वी होप कि हमें यहाँ पे इसका आंसर 3 आना चाहिए। ये देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, हमने डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज किया तो हमारे पास इसका आंसर 3 आ रहा है। और सेम एज इट इज इसी को कॉपी करते हैं, और p के अंदर प्लस करने से पहले एक दफा इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं, और हमने यहाँ पे p++ किया, और यहाँ पे अगेन p+ करने से पहले एक दफा अगेन स्टोर करवा देते हैं। अब हमारे पास एड्रेस आएगा, और एड्रेस के साथ साथ उसकी वैल्यूज आएंगी। ये देखिए 1, ये जो हमारे पास एड्रेस है ये फर्स्ट इंडेक्स 1 का है, सॉरी 0 इंडेक्स है, और एक्चुअल में वहां पे वैल्यू 1 है। इसी तरह ये जो एड्रेस है, एड्रेस ये 2 का है, और उसके बाद लास्ट एड्रेस जोन से है ये हमारे पास 3 का है।